दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, 46वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मायापुरी द्वीप पर सन्नाटा था। ज्वालामुखी शांत हो चुका था क्योंकि हमारे प्यारे और भूखे रुद्र ने उस ज्वालामुखी के देवता को कोल्ड ड्रिंक की तरह पी लिया था। लेकिन अब रुद्र के सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। आसमान से एक दिव्य दूत उतरा था। उसका नाम था सोम। सोम ने सफेद चमकीले कपड़े पहने थे और उसके पीछे दो बड़े बड़े पंख थे। उसके शरीर से इतनी रोशनी निकल रही थी कि रुद्र को अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा। सोम ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, रुद्र, तुमने पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ा है। इतनी ऊर्जा एक मानव शरीर में नहीं रह सकती। तुम्हें हमारे साथ ऊपर चलना होगा। वहां शुद्धि कुंड में तुम्हें नहलाया जाएगा ताकि अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकल सके। रुद्र ने अपनी जेब से धूप का चश्मा निकाला और पहन लिया। भाई साहब, थोड़ा डिमर कम कर लो, आंखों में चुभ रहा है। और नहाने की बात है तो मैं सुबह नहा कर आया था, मुझे जरूरत नहीं है। सोम ने अपना भाला जमीन पर पटका। ये निमंत्रण नहीं, आदेश है। अगर तुम नहीं गए तो ये ऊर्जा तुम्हें जलाकर राख कर देगी। क्या तुम्हें पेट में जलन महसूस नहीं हो रही? रुद्र ने अपने पेट पर हाथ फेरा। थोड़ी जलन तो है, एसिडिटी। शायद वो अग्नि वेताल थोड़ा ज्यादा स्पाइसी था। क्या आपके पास इनो है? रिया आगे आई। उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। हमें कैसे पता कि तुम इसे वापस लाओगे? सोम ने रिया को देखा। पुत्री, हम देवता हैं, किडनैपर नहीं। शुद्धि के बाद इसे वापस छोड़ दिया जाएगा। और हाँ, वहां अमृत का भोज भी मिलेगा। भोज शब्द सुनते ही रुद्र के कान खड़े हो गए। अमृत मतलब अनलिमिटेड खाना? क्या वहां पनीर बटर मसाला मिलेगा? सोम थोड़ा हिचकिचाया। वहां दिव्य भोग मिलता है, जो चाहो वो मिलेगा। रुद्र ने तुरंत रिया का हाथ हटा दिया। रिया, तुम जाओ, ये मेडिकल इमरजेंसी है। मुझे इलाज और खाना चाहिए। मैं आता हूं शाम तक। रुद्र ने अपनी जेब थपथपाई। अंदर शेरू, नागेश और टिंगू छिपे हुए थे। रुद्र ने मन में कहा, चुप रहना तुम तीनों। स्वर्ग में पेट्स अलाउड नहीं होंगे। अगर पकड़े गए तो तुम्हें बाहर बादल पर बांध देंगे। सोम ने अपना हाथ ऊपर उठाया। आसमान से एक सुनहरी लिफ्ट नीचे आई। ये बिल्कुल किसी मॉल की कांच वाली लिफ्ट जैसी थी, बस इसमें दरवाजे नहीं थे। चलो, सोम ने कहा। रुद्र और सोम उस रोशनी के घेरे में खड़े हो गए। शूं! लिफ्ट तेजी से ऊपर उठी। रुद्र ने नीचे देखा। विक्रम, रिया और ग्रैंड मास्टर चींटियों जैसे छोटे होते जा रहे थे। रुद्र ने सोम से पूछा, सर, इस लिफ्ट में कोई गाना नहीं बजता क्या? लिफ्ट म्यूजिक होना चाहिए ना? सोम ने घूर कर देखा। शांति रखो। सीन, स्वर्ग का प्रवेश द्वार, इंद्र द्वार। कुछ ही पलों में वे बादलों के ऊपर एक विशालकाय सुनहरे दरवाजे के सामने थे। यहाँ का फर्श बादलों का बना था, लेकिन चलने पर वो संगे मरमर जैसा सख्त था। दरवाजे पर दो बड़े बड़े पहरेदार खड़े थे, जय और विजय। जय ने अपना भाला आगे किया। रुको, चेकिंग होगी। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, हथियार या पाप अंदर ले जाना मना है। रुद्र ने हाथ ऊपर कर दिए। मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक रुमाल और एक जंग लगा सरिया। विजय ने मेटल डिटेक्टर, जो एक जादुई छड़ी थी, रुद्र के ऊपर घुमाया। जब छड़ी रुद्र की जेब के पास आई, जहां नागेश और टिंगू थे, तो वो बीप बीप करने लगी। जेब में क्या है? वो मेरा पावर बैंक है, फोन चार्ज करने के लिए। तभी टिंगू पिल्ला को छींक आ गई। छी भौं! विजय की आंखें सिकुड़ गईं। पावर बैंक भौंकता है? रुद्र ने तुरंत बहाना बनाया। अरे सर, ये लेटेस्ट मॉडल है, डॉग टोन लगी है इसमें। जब बैटरी लो होती है तो भौंकता है। चाइनीज माल है। रुद्र ने जेब पर जोर से थपकी मारी ताकि टिंगू चुप हो जाए। सोम ने कहा, जाने दो, ये स्पेशल गेस्ट है। इंद्रदेव इंतजार कर रहे हैं। वे अंदर दाखिल हुए। स्वर्ग सच में बहुत सुंदर था। झरने हवा में बह रहे थे, पेड़ सोने के थे और उन पर हीरे लटक रहे थे।
अप्सराएं वीणा बजा रही थीं, लेकिन रुद्र की नजरें एक ही चीज ढूंढ रही थी, भंडारा। सोम उसे एक बड़े से बगीचे में ले गया। वहां बीच में एक बड़ा सा कुंड था जिसमें से सफेद रंग का चमकता हुआ पानी निकल रहा था। ये था शुद्धि कुंड। कुंड के पास कुछ ऋषि मुनि खड़े थे। उनमें से एक बहुत गुस्से वाले लग रहे थे। ये थे ऋषि भृगु। ऋषि भृगु ने रुद्र को देखा। तो यही है वो बालक जिसने अग्नि देवता को डकार लिया। देखने में तो कुपोषित लगता है। रुद्र ने कहा, बाबा जी, कुपोषित नहीं, स्लिम ट्रिम कहते हैं इसे। वैसे लंच का टाइम हो गया है, पहले खाना मिलेगा या नहाना पड़ेगा? ऋषि भृगु ने डांटा, मूर्ख, पहले शुद्धि होगी। इस कुंड में उतरो। ये पानी तुम्हारे अंदर की सारी राक्षसी और उग्र ऊर्जा को खींच लेगा। ये बहुत ठंडा और शांत पानी है। रुद्र ने टी शर्ट उतारने की कोशिश की। सोम, कपड़े नहीं उतारने, ऐसे ही जाओ। रुद्र कुंड में उतरा। पानी सच में बहुत ठंडा था। गीजर नहीं है क्या? रुद्र पानी में गर्दन तक डूब गया। ऋषि भृगु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम शुद्धाय नमः, ओम शांताय नमः। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जा रहे थे, रुद्र के शरीर के अंदर बैठी अग्नि वेताल की ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। पानी का रंग बदलने लगा, सफेद से लाल। फिर पानी गर्म होने लगा, हल्का गर्म, फिर तेज गर्म और फिर उबलने लगा। खदक खदक खदक। ऋषि भृगु हैरान रह गए। ये क्या, पानी उबल रहा है? रुद्र को मजा आने लगा। वाह, हॉट स्प्रिंग, अब ठीक लग रहा है। अचानक से पानी से भाप निकलने लगी। इतनी भाप कि पूरा बगीचा धुंधला हो गया। रुद्र के शरीर की गर्मी ने उस पवित्र ठंडे पानी को लावा के तापमान तक पहुंचा दिया था। कुंड के किनारे पिघलने लगे। सोम चिल्लाया, बाहर निकलो, तुम कुंड को तोड़ दोगे। रुद्र ने कहा, रुको सर, अभी तो पसीना निकलना शुरू हुआ है, थोड़ा और। रुद्र की जेब से नागेश सांप को भी गर्मी लगने लगी। वो बाहर झांका। स्वामी, मैं उबल रहा हूं, मैं बॉइल्ड एग नहीं बनना चाहता। ऋषि भृगु ने सांप देख लिया। सांप? पवित्र कुंड में सांप? अपवित्र, अपवित्र। रुद्र ने देखा कि अब पोल खुलने वाली है। उसने गहरी सांस ली और कुंड की सारी गर्मी को वापस अपने अंदर खींच लिया। पानी तुरंत ठंडा हो गया, बल्कि जम गया। रुद्र बाहर कूद गया। उसके कपड़े सूखे हुए थे, जादू से। हो गया स्नान, अब खाना? ऋषि भृगु अपना सिर पकड़े बैठे थे। इसका कुछ नहीं हो सकता। इसकी ऊर्जा शुद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी ऊर्जा अशुद्ध है ही नहीं। ये ऊर्जा प्राकृतिक है। ये लड़का नियमों से परे है। तभी एक संदेशवाहक आया। इंद्रदेव ने बुलाया है दरबार में। सीन, इंद्र का दरबार। रुद्र फिर से उसी दरबार में था जहां उसका कोर्ट केस हुआ था। इंद्रदेव अपने सिंहासन पर बैठे थे। रुद्र, इंद्रदेव ने कहा, तुमने शुद्धि कुंड को लगभग सुखा दिया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। रुद्र, क्या? मुझे वापस भेजना? इंद्रदेव, नहीं, तुम्हें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा और इसके लिए तुम्हें ब्रह्मांडीय पुस्तकालय में जाना होगा। वहां एक किताब है, शांति का पाठ। तुम्हें उसे पढ़ना है। जब तक तुम उसे पूरा नहीं पढ़ लेते, तुम वापस नहीं जा सकते। रुद्र का चेहरा लटक गया। पढ़ाई? फिर से? मैं तो लंच के लिए आया था। इंद्रदेव ने ताली बजाई। रुद्र गायब हो गया और एक विशालकाय लाइब्रेरी में प्रकट हुआ। ये लाइब्रेरी अनंत थी। किताबों की रैक बादलों तक जा रही थी और यहां पूर्ण सन्नाटा था। रुद्र अकेला था। हेलो, कोई है? लाइब्रेरियन? तभी एक रैक के पीछे से आवाज आई, यहां शोर मचाना मना है। रुद्र ने मुड़कर देखा। वहां एक लड़की बैठी थी। उसने चश्मा पहना था और वो एक बहुत ही मोटी किताब पढ़ रही थी। उसके कान नुकीले थे, जैसे एल्फ के होते हैं। रुद्र ने उसे पहचाना नहीं। लड़की ने किताब नीचे की। तुम नए हो? मेरा नाम सरस्वती है। मैं इस लाइब्रेरी की रक्षक हूं। रुद्र ने हाथ हिलाया। हाय, मैं रुद्र हूं। मुझे शांति का पाठ किताब चाहिए। जल्दी दे दो, मुझे घर जाना है। सरस्वती हंसी। वो किताब, वो कोई आम किताब नहीं है। वो खो गई है इस लाइब्रेरी की भूल भुलैया में। अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम्हें उसे ढूंढना होगा। और सावधान रहना, यहाँ की किताबें काटती हैं। रुद्र ने किताब को हाथ लगाया। किताब का कवर खुला और उसमें से दांत निकले। कटक। रुद्र ने हाथ पीछे खींचा। अरे बाप रे, यहाँ तो किताबें भी मांसाहारी हैं। रुद्र समझ गया कि ये सजा थी, लेकिन रुद्र के पास एक सीक्रेट हथियार था। उसने अपनी जेब से शेरू को निकाला
शेरू, सूंघ कर बताओ सबसे शांतिपूर्ण किताब कौन सी है? शेरू ने सूंघा। मालिक, मुझे किताब की नहीं, लेकिन उस कोने से समोसे की खुशबू आ रही है। रुद्र की आंखें चमक गईं। जहां समोसा है वहां शांति है। चलो शेरू। रुद्र ने अनजाने में लाइब्रेरी के उस हिस्से में कदम रख दिया जो वर्जित खंड था। वहां सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि प्राचीन असुरों का इतिहास कैद था। और वहां एक किताब रखी थी जिस पर रुद्र के दादाजी का नाम लिखा था, डायरी ऑफ द इमॉर्टल वॉल्यूम 1। रुद्र ने वो डायरी उठाई। दादाजी की डायरी यहां? क्या रुद्र अपने अतीत का सबसे बड़ा राज जान पाएगा? और क्या वो उन काटने वाली किताबों से बच पाएगा? ब्रह्मांडीय पुस्तकालय के वर्जित खंड में घुप सन्नाटा था। यहाँ की हवा में धूल और पुरानी स्याही की गंध थी। रुद्र के हाथ में एक पुरानी चमड़ी की जिल्द वाली किताब थी, डायरी ऑफ द इमॉर्टल वॉल्यूम 1। लेखक महर्षि रमन, रुद्र के दादाजी। रुद्र ने अपने आसपास देखा। शेरू, कुत्ता और नागेश डर के मारे रुद्र के पैरों से चिपके हुए थे। नागेश फुसफुसाया, स्वामी, ये किताब मत खोलिए, मुझे इससे खतरे की गंध आ रही है, और पुराने अचार की गंध भी। रुद्र ने कहा, नागेश, जहां आचार है वहां उम्मीद है। रुद्र ने डायरी का पहला पन्ना खोला। जैसे ही पन्ना पलटा, किताब में से एक सफेद धुआं निकला। वो धुआं इकट्ठा होकर एक छोटे से आदमी के रूप में बदल गया। ये रुद्र के दादाजी थे, लेकिन बूढ़ा नहीं, बल्कि अपनी जवानी के दिनों के, एकदम हीरो जैसे। उन्होंने धोती कुर्ता पहना था और आंखों पर काला चश्मा था। होलोग्राम बोला, नमस्ते मेरे पोते, या जो भी ये डायरी पढ़ रहा है, अगर तुम ये देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम स्वर्ग तक पहुंच गए हो। बधाई हो। उम्मीद है तुमने वहां का सोमरस ट्राई किया होगा। रुद्र ने होलोग्राम से बात की, भले ही वो रिकॉर्डिंग थी। दादाजी नमस्ते, सोमरस छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मेरी ये अमर शक्ति आई कहां से? मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूं? होलोग्राम मानो रुद्र का सवाल सुन रहे हो, आगे बोले, बेटा, हमारी ये शक्ति कोई वरदान नहीं, एक जुगाड़ है। हजारों साल पहले मैंने गलती से सृष्टि के रचयिता की चाय में अपनी उंगली डुबो दी थी। उस चाय में ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा थी। मैंने उसे पी लिया और तब से हमारे डीएनए में ये विस्फोटक ऊर्जा आ गई। रुद्र ने अपना सिर पीट लिया। चाय? सीरियसली? मेरी पूरी जिंदगी एक कप चाय की वजह से अजीब है? होलोग्राम हंसा। खैर, इस डायरी में मैंने वो सारे तरीके लिखे हैं जिनसे तुम अपनी शक्ति को कंट्रोल कर सकते हो। और हाँ, आखिरी पन्ने पर एक गुप्त खजाने का नक्शा है जो मैंने इंद्रदेव की तिजोरी से चुराया था। खजाना सुनते ही रुद्र की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगा, लेकिन तभी लाइब्रेरी का माहौल बदल गया। आसपास रैक पर रखी बाकी किताबें हिलने लगी। उन्हें जलन हो रही थी कि रुद्र सिर्फ एक ही किताब पढ़ रहा है। एक मोटी सी लाल किताब जो प्राचीन राक्षस विद्या थी, उसका कवर खुला। उसके पन्नों के बीच से नुकीले दांत निकले। ग्रर्र, किताब गुर्राने लगी। शेरू चिल्लाया, मालिक, किताबें जिंदा हो रही हैं और वे शाकाहारी नहीं लग रही। अचानक एक उड़ता हुआ शब्दकोश हवा में आया और शेरू की पूंछ पर काटने की कोशिश की। कट! शेरू कूदा। बचाओ, ये डिक्शनरी मुझे काट शब्द का मतलब समझा रही है। अब हजारों किताबें हवा में उड़ने लगीं। इतिहास की किताबें, भूगोल के एटलस और गणित की वर्कबुक्स। गणित की किताब सबसे खतरनाक थी। वो अपने पन्नों से अंक फायर कर रही थी। 2, 4, 8। नंबर 8 किसी हथौड़े की तरह रुद्र की तरफ आया। रुद्र ने झुककर उसे बचाया। गणित, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। रुद्र ने दादाजी की डायरी को अपनी छाती से लगाया और भागना शुरू किया। भागो, यहाँ ज्ञान की बारिश नहीं, ओले पड़ रहे हैं। रुद्र, शेरू और नागेश गलियारों में भाग रहे थे। पीछे किताबों का झुंड था। एक जीव विज्ञान की किताब खुली और उसमें से एक मेंढक की लंबी जीभ निकलकर नागेश को पकड़ने लगी। नागेश चिल्लाया, नहीं, मैं मेंढक खाता हूँ, मेंढक मुझे नहीं खा सकते, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। रुद्र ने देखा कि रास्ता बंद है। सामने किताबों की दीवार खड़ी हो गई थी। रुद्र ने गहरी सांस ली। बहुत हुआ, अब मुझे लाइब्रेरियन बनना पड़ेगा। रुद्र ने अपनी उंगली हवा में उठाई। शांत हो जाओ, साइलेंस। रुद्र ने अपनी अमर शक्ति का इस्तेमाल करके एक प्रेशर वेव छोड़ी। ये वेव किसी धमाके जैसी नहीं थी, बल्कि एक भारी कंबल जैसी थी। सारी उड़ती हुई किताबें धड़ाम से जमीन पर गिर गईं और बंद हो गईं। गणित की किताब ने आखिरी बार पाई 3.14 फेंका और सो गई। सन्नाटा छा गया। तभी वहां देवी सरस्वती प्रकट हुई। वो गुस्से में लग रही थी। उनके हाथ में एक मीणा थी। रुद्र, सरस्वती ने डांटा, पुस्तकालय में भागना मना है और तुमने मेरी किताबों को डरा दिया। रुद्र ने मासूम चेहरा बनाया। मैम, मैंने कुछ नहीं किया। ये किताबें, ये मुझे होमवर्क देने की कोशिश कर रही थी और आपको पता है, मुझे होमवर्क से एलर्जी है। सरस्वती ने रुद्र के हाथ में दादाजी की डायरी देखी। उनका गुस्सा शांत हो गया।
ओह, रमन की डायरी। मुझे लगा था ये खो गई थी। रुद्र ने डायरी आगे बढ़ाई। ये लीजिए मैम, मुझे बस एक चीज जाननी है, आखिरी पन्ने पर कौन सा खजाना है? सरस्वती मुस्कुराई। रुद्र, ये डायरी अब तुम्हारी है। तुम्हारे दादाजी ने इसे तुम्हारे लिए ही छोड़ा था। लेकिन याद रखना, ज्ञान शक्ति है, लेकिन नूडल्स प्यार है। सरस्वती ने आंख मारी। रुद्र हैरान था। आपको नूडल्स के बारे में कैसे पता? सरस्वती, मैं ज्ञान की देवी हूँ रुद्र, मुझे सब पता है। और हाँ, तुम्हारी सजा माफ की जाती है, तुम पृथ्वी पर वापस जा सकते हो। रुद्र खुश हो गया। सच में? थैंक यू मैम। सरस्वती ने एक चुटकी बजाई। रुद्र के पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई। आ! रुद्र नीचे गिरने लगा। बादलों को चीरते हुए वो सीधे पृथ्वी की तरफ गिरा। सीन, स्कूल का असेंबली हॉल। दिव्य शक्ति गुरुकुल में सुबह की प्रार्थना, मॉर्निंग असेंबली चल रही थी। प्रिंसिपल आर्यमन स्टेज पर भाषण दे रहे थे। छात्रों, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, हमें शांत रहना चाहिए। तभी छत फाड़कर एक लड़का और उसका कुत्ता सीधे स्टेज पर आ गिरे। धड़ाम! स्टेज टूट गया, धूल उड़ी। जब धूल छटी तो सबने देखा कि रुद्र जमीन पर लेटा है, उसकी पीठ पर शेरू बैठा है। रुद्र ने हाथ हिलाया। प्रेजेंट सर, थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक था। पूरी स्कूल हंसने लगी। रिया और विक्रम दौड़कर आए। रुद्र, तुम ठीक हो? तुम स्वर्ग से वापस आ गए? भाई, मेरे लिए अमृत लाया क्या? रुद्र खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़े। अमृत तो नहीं, लेकिन एक डायरी लाया हूं। लेकिन रुद्र की वापसी का जश्न ज्यादा देर नहीं चला। प्रिंसिपल आर्यमन ने गंभीर होकर कहा, रुद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए, एक नई मुसीबत आई है। रुद्र, अब क्या? डायनासोर? एलियंस? प्रिंसिपल, नहीं, एक नया छात्र आया है। उसने आते ही पूरे एस क्लास को चुनौती दे दी है और वो कह रहा है कि वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। रुद्र ने सोचा, मेरा दोस्त? मेरे दोस्त तो सिर्फ नूडल्स वाले भैया हैं। तभी असेंबली हॉल के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। एक लड़का अंदर आया। वो बहुत ही हैंडसम और अमीर दिख रहा था। उसके बाल सफ़ेद चांदी रंग के थे। उसने एक महंगा सूट पहना था और उसके पीछे 10 नौकर चल रहे थे जो उसके लिए पंखा झल रहे थे। वो लड़का सीधा रुद्र के पास आया। उसने अपना काला चश्मा उतारा और रुद्र को घूरा। लड़का, रुद्र शर्मा, मुझे पहचाना? मैं हूँ आकाश। रुद्र ने उसे ध्यान से देखा। आकाश? वो जो बचपन में मेरी निक्कर चुराकर भाग गया था। लड़का आकाश गुस्से से लाल हो गया। चुप कर, मैं स्वर्ग कुल का वारिस हूँ। हमारे दादाजी ने एक वादा किया था कि हम दोनों में से जो भी 18 साल का होगा वो महाशक्ति का वारिस बनेगा। मैं वो शक्ति लेने आया हूँ। रुद्र ने जम्हाई ली। ले जा भाई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस कैंटीन का रास्ता छोड़ दे। आकाश ने रुद्र का कॉलर पकड़ा। इतनी आसानी से नहीं, मैं तुम्हें एक द्वंद्व के लिए ललकारता हूँ, लेकिन ये लड़ाई हाथों से नहीं होगी, ये एक कुकिंग कंपटीशन होगा। रुद्र के कान खड़े हो गए। कुकिंग? तुमने सही दुखती रग पर हाथ रखा है। आकाश, हाँ, अगर मैं जीता तो तुम्हारी अमर शक्ति मेरी, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें अपनी प्राइवेट नूडल्स फैक्ट्री दे दूंगा। रुद्र की आंखों में आग लग गई। नूडल्स फैक्ट्री? चैलेंज एक्सेप्टेड। अब रुद्र को लड़ना नहीं, पकाना था। लेकिन समस्या ये थी कि रुद्र को सिर्फ नूडल्स उबालना आता था और आकाश एक मास्टर शेफ था जिसके पास जादुई मसाले थे। क्या रुद्र कुकिंग में जीत पाएगा? और दादाजी की डायरी में कौन सा राज छुपा है जो कुकिंग में मदद कर सकता है? दिव्य शक्ति गुरुकुल का सेंट्रल हॉल आज एक युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि एक विशालकाय किचन बन चुका था। एक तरफ आकाश, स्वर्ग कुल का वारिस खड़ा था। उसका किचन सेटअप सोने और हीरे से बना था। उसकी कढ़ाई हवा में तैर रही थी और उसके चाकू अपने आप सब्जियां काट रहे थे। दूसरी तरफ हमारा रुद्र था। वो एक पुरानी लकड़ी की टेबल पर खड़ा था। उसके पास एक छोटा सा गैस स्टोव, एक पतीला और उसके सहायक रसोइये शेरू, नागेश और टिंगू थे। दर्शकों की भीड़ चिल्ला रही थी, आकाश, आकाश! लड़कियां आकाश पर मर रही थीं। रुद्र, रुद्र! विक्रम और रिया चिल्ला रहे थे। हालांकि विक्रम के हाथ में अभी भी पॉपकॉर्न था। जज की कुर्सी पर 3 लोग बैठे थे। प्रिंसिपल आर्यमन, जिन्हें खाने का बहुत शौक था। हॉस्टल वार्डन हिडिंबा, जिन्हें कच्चा मांस पसंद था लेकिन आज वे जज बनी थीं। और स्पेशल गेस्ट शेफ संजीव, वही जहरीला रसोइया जिसे रुद्र ने सुधारा था। संजीव अब रुद्र को देखकर कांप रहा था। प्रिंसिपल आर्यमन ने घंटी बजाई। टनन! आज का विषय है आत्मा को तृप्त करने वाला भोजन, सोल सैटिस्फाइंग फूड। आपके पास 1 घंटा है। समय शुरू होता है अब। आकाश की शुरुआत। आकाश ने बहुत स्टाइल में अपनी आस्तीन ऊपर की। मैं बनाऊंगा स्वर्गीय नवरत्न कोरमा। इसमें मैं चांदनी के चावल और सूरजमुखी का तेल
असली वाला इस्तेमाल करूंगा। आकाश ने हवा में चुटकी बजाई, आसमान से मसालों की बारिश होने लगी। केसर, इलायची और कुछ जादुई जड़ी बूटियां सीधे उसकी कढ़ाई में गिरने लगीं। उसने आग जलाने के लिए माचिस नहीं बल्कि सूर्य किरण का इस्तेमाल किया। उसकी डिश से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, खुशबू इतनी तेज थी कि दर्शकों के मुंह में पानी आ गया। रिया ने सूंघा, वाह क्या महक है, रुद्र कैसे जीतेगा। रुद्र की शुरुआत। रुद्र अपनी टेबल पर खड़ा था, वो बहुत ही रिलैक्स्ड लग रहा था। उसने दादाजी की डायरी खोली। देखते हैं दादाजी ने कुकिंग सेक्शन में क्या लिखा है। उसने पन्ना पलटा, वहां एक रेसिपी थी, ब्रह्मांडीय शोरबा, यूनिवर्सल ब्रॉथ। नीचे नोट लिखा था, चेतावनी, अगर इसे सही से नहीं बनाया तो पीने वाला मेंढक बन सकता है। रुद्र ने सोचा, रिस्क है तो इश्क है, नूडल्स से। रुद्र ने अपने सहायकों को काम पर लगाया। नागेश, तुम प्याज और लहसुन काटो बारीक बारीक, और खबरदार अगर एक टुकड़ा भी खाया तो। नागेश ने अपने फन से चाकू पकड़ा और टक 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 करके सब्जियां काटने लगा। उसकी रफ्तार मशीन से भी तेज थी। टिंगू, तुम चूल्हा बन जाओ। टिंगू 3 सिर वाला पिल्ला पतीले के नीचे बैठ गया और अपने तीनों मुंह से हल्की हल्की आग छोड़ने लगा। परफेक्ट टेम्परेचर कंट्रोल। शेरू, तुम बस खड़े रहो और क्यूट दिखो, और अगर कोई मक्खी आए तो उसे भगा देना। रुद्र ने पतीले में पानी डाला। अब समस्या थी मसाला। आकाश के पास जादुई मसाले थे, रुद्र के पास सिर्फ मैगी मसाला था। रुद्र ने डायरी में देखा, दादाजी ने लिखा था, असली स्वाद मसालों में नहीं भावना में होता है। लेकिन अगर भावना काम न आए तो डायरी के पिछले कवर में मैंने एक पुड़िया छिपाई है। रुद्र ने डायरी का पिछला कवर फाड़ा। वहां सच में एक छोटी सी चांदी की पुड़िया थी। उस पर लिखा था, ब्रह्मास्त्र मसाला। रुद्र ने पुड़िया खोली। अंदर से एक चुटकी भर बैंगनी रंग का पाउडर निकला। ये पाउडर हजारों साल पुराना था, लेकिन इसकी खुशबू ऐसी थी जैसे बारिश के बाद की मिट्टी और भुने हुए काजू का मिश्रण हो। रुद्र ने वो पाउडर उबलते हुए पानी में डाल दिया। छनन, पानी का रंग बदलकर गैलेक्सी जैसा हो गया, नीला, बैंगनी और चमकदार। उसमें तारे चमकने लगे। संघर्ष। आकाश ने देखा कि रुद्र की डिश ज्यादा चमक रही है। उसे जलन हुई। ये F क्लास का रसोइया मुझसे जीत नहीं सकता। आकाश ने चीटिंग करने का फैसला किया। आकाश ने चुपके से अपनी उंगली घुमाई और एक हवा का झोंका रुद्र की तरफ भेजा। उसका मकसद था रुद्र का नमक का डब्बा गिरा देना, ताकि डिश में ज्यादा नमक गिर जाए। हवा का झोंका आया, नमक का डब्बा गिरने ही वाला था, लेकिन रुद्र ने, जो नूडल्स उबाल रहा था, बिना देखे ही अपना जंग लगा सरिया उठाया और उसे हवा में लहराया। सरिया अब एक चम्मच बन चुका था। रुद्र ने उस हवा के झोंके को सरिये से पकड़ लिया और उसे अपनी डिश के अंदर डाल दिया। अरे वाह, आकाश भाई ने हवा भेजी है ताकि मेरी ग्रेवी हल्की फ्लफी बने। थैंक यू भाई। रुद्र ने उस हवा को सूप में मिक्स कर दिया। आकाश अपना सिर पीटने लगा। मेरा वार उसने मसाले की तरह यूज कर लिया। क्लाइमैक्स, प्लेटिंग। समय समाप्त होने वाला था। 10, 9, 8। रुद्र ने अपने नूडल्स निकाले। उसने नूडल्स को कटोरे में डाला, ऊपर से वो गैलेक्सी सूप डाला, और गार्निशिंग के लिए उसने नागेश से थोड़ा सा हरा धनिया, जो नागेश ने बहुत प्यार से काटा था, छिड़कवाया। घंटी बजी। टनन। समय समाप्त। जजिंग राउंड। सबसे पहले आकाश की डिश, स्वर्गीय नवरत्न कोरमा गई। जजों के पास गई। प्रिंसिपल आर्यमन ने एक चम्मच खाया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर लेटा हूं और अप्सराएं मुझे अंगूर खिला रही हैं। 10 में से 10। वार्डन हिडिंबा ने खाया। इसमें मांस नहीं है, फिर भी अच्छा है। 9/10। शेफ संजीव ने कहा, टेक्निक परफेक्ट है। 10/10। कुल स्कोर 29/30। आकाश ने विजय चिन्ह दिखाया। रुद्र, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। अब रुद्र की बारी थी। रुद्र अपनी डिश लेकर आया। कटोरा साधारण था, लेकिन उसके अंदर जो नूडल्स थे वे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कटोरे में पूरा ब्रह्मांड समा गया है। डिश का नाम था दादाजी की यादें अमर नूडल्स। जजों ने डिश को देखा। प्रिंसिपल आर्यमन ने चम्मच उठाया। रुद्र, ये देखने में तो पेंटिंग जैसा लग रहा है, क्या ये खाने लायक है? रुद्र ने कहा, सर खाइए, लेकिन संभल के,
ये इमोशनल है। प्रिंसिपल ने एक घूंट सूप पिया, सिर्फ। अचानक हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल आर्यमन की आंखें बंद हो गईं। उनके दिमाग में एक धमाका हुआ। उन्हें स्वर्ग नहीं दिखा, उन्हें अपना बचपन याद आया। उन्हें अपनी माँ की याद आई जो उन्हें बारिश में पकौड़े खिलाती थीं। उन्हें अपने पिता का डांटना याद आया। उन्हें स्कूल का पहला दिन याद आया। ये सूप सिर्फ पेट नहीं भर रहा था, ये आत्मा को छू रहा था। प्रिंसिपल आर्यमन रोने लगे। माँ, ओ माँ, प्रिंसिपल फूट फूट कर रोने लगे। वार्डन हिडिंबा नहीं खाया। उस खूंखार राक्षसी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मुझे मेरा पहला शिकार याद आ रहा है। वो प्यारा सा हिरन कितना स्वादिष्ट था। राक्षसों के इमोशन अलग होते हैं। शेफ संजीव ने खाया। वह बेहोश हो गया। इतना स्वाद मैं सहन नहीं कर सकता। पूरा हॉल हैरान था। जजों को क्या हो गया? आकाश चिल्लाया, ये क्या नाटक है? इन्होंने नंबर नहीं दिए, सिर्फ रो रहे हैं। प्रिंसिपल आर्यमन ने आंसू पोंछे और माइक लिया। ये भोजन नहीं, ये जीवन है। मैंने आज तक ऐसा स्वाद नहीं चखा जो मुझे मेरे अतीत से मिला दे। रुद्र, तुम जादूगर नहीं, तुम अन्नपूर्णा के पुत्र हो। स्कोर 100/10, गणित के नियमों को तोड़ते हुए। विजेता रुद्र शर्मा। भीड़ पागल हो गई। रुद्र, रुद्र। रुद्र ने आकाश को देखा। सॉरी ब्रो, नूडल्स के मामले में मुझे कोई नहीं हरा सकता। आकाश घुटनों पर गिर गया। मैं हार गया, मेरी फैक्ट्री, मेरी जायदाद। रुद्र ने आकाश को उठाया। सुन भाई आकाश, मुझे तेरी पूरी फैक्ट्री नहीं चाहिए, बस मुझे वीआईपी पास दे दे। और हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं, बशर्ते तू अगली बार मुझे भी कोरमा खिलाए। आकाश ने रुद्र को देखा। उसे पहली बार लगा कि ये लड़का सच में अलग है। ठीक है रुद्र, आज से तुम मेरे दोस्त हो और मेरी नूडल्स फैक्ट्री में तुम्हारा हिस्सा है। रुद्र खुश था। मिशन कंप्लीट, नूडल्स सुरक्षित हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही रुद्र स्टेज से नीचे उतरा, उसकी जेब में रखी दादाजी की डायरी अपने आप खुल गई और उसमें से एक नक्शा हवा में प्रोजेक्ट हो गया। नक्शे में एक जगह चमक रही थी। जगह का नाम था समय की गुफा, केव ऑफ टाइम, और उसके नीचे लिखा था अमर शक्ति का स्रोत यहाँ है। वहां मौजूद सभी लोग, प्रिंसिपल, आकाश, रिया और छुपे हुए जासूस उस नक्शे को देख रहे थे। अब सबको पता चल गया था कि असली खजाना कहाँ है। प्रिंसिपल आर्यमन ने गंभीर होकर कहा, समय की गुफा, वो जगह हजारों सालों से गायब थी। अगर वो नक्शा सही है तो हमें वहां पहुंचना होगा, इससे पहले कि विनाशक या छाया संग वहां पहुंचे। रुद्र ने नक्शा बंद किया। यार, खाना खाने के बाद तो सोने दो, अब फिर से ट्रैकिंग पर जाना पड़ेगा। एक नई दौड़ शुरू होने वाली थी, समय के खिलाफ दौड़। कौन पहुंचेगा पहले समय की गुफा में? दिव्य शक्ति गुरुकुल के सेंट्रल हॉल में अभी भी सन्नाटा था। हवा में वो जादुई नक्शा तैर रहा था जो रुद्र के दादाजी की डायरी से निकला था। नक्शे पर एक लाल बिंदु चमक रहा था, समय गुफा, केव ऑफ टाइम। प्रिंसिपल आर्यमन ने नक्शे को ध्यान से देखा। समय गुफा, ये जगह रेगिस्तान अनंत, डेजर्ट ऑफ इटर्निटी के बीच में है। वहां समय स्थिर नहीं रहता। कभी वहां डायनासोर घूमते हैं तो कभी भविष्य के रोबोट। प्रिंसिपल ने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र, ये डायरी तुम्हारी है, ये नक्शा तुम्हारे लिए है। तुम्हें वहां जाना होगा और उस शक्ति स्रोत को सुरक्षित करना होगा। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो विनाशक पूरी दुनिया का समय, टाइम रिवाइंड या डिलीट कर सकता है। रुद्र ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक टॉफी निकाली। सर देखिए, मैंने अभी अभी कुकिंग कंपटीशन जीता है। मैं थक गया हूँ, मुझे रिटायरमेंट चाहिए। आप विक्रम को भेज दीजिए, वो बहुत उतावला हो रहा है। विक्रम, जो अभी भी कोने में खड़ा था, ने तुरंत हाथ हिलाया। नहीं सर, मुझे रेगिस्तान से एलर्जी है, वहाँ बहुत गर्मी होती है और मेरी स्किन टैन हो जाएगी। प्रिंसिपल आर्यमन जानते थे कि रुद्र को कैसे मनाना है। उन्होंने एक ताली बजाई। 2 सेवक एक बड़ा सा चमकता हुआ फ्रिज लेकर आए। ये कोई आम फ्रिज नहीं था, ये शुद्ध चांदी का बना था और इस पर प्राचीन मंत्र लिखे थे। प्रिंसिपल ने कहा, रुद्र, अगर तुम इस मिशन पर जाते हो तो ये अक्षय फ्रिज तुम्हारा होगा। इसकी खासियत ये है कि इसमें रखा खाना कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम इसमें एक नूडल्स का पैकेट रखोगे तो जब भी खोलोगे तुम्हें नया पैकेट मिलेगा, और इसमें रखा कोक कभी गर्म नहीं होता। रुद्र की आंखें, जो अब तक नींद से भरी थीं, अचानक लेजर बीम की तरह चमक उठीं। उसने फ्रिज को देखा। कभी खत्म नहीं होता मतलब अनलिमिटेड सप्लाई।
रुद्र ने तुरंत अपना बैग उठाया और कंधे पर टांग लिया। सर, नक्शा दीजिए, देश की रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं आज ही निकलूंगा, अभी। प्रिंसिपल मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन वहां जाने का एक ही रास्ता है, काल शताब्दी एक्सप्रेस। ये ट्रेन सिर्फ आधी रात को एक गुप्त प्लेटफॉर्म से चलती है। आकाश, जो रुद्र का नया दोस्त और कुकिंग राइवल था, आगे आया। मैं भी चलूंगा, मेरे पास प्राइवेट जेट है, लेकिन वो उस रेगिस्तान में नहीं उड़ सकता। मुझे देखना है कि रुद्र और क्या क्या कर सकता है। टीम तय हो गई। रुद्र, रिया, विक्रम, जोरावर, नागेश और अब आकाश। और उनके साथ शेरू, टिंगू और भूत बंटी भी थे, जो बैग में छिपे थे। सीन: गुप्त रेलवे स्टेशन। रात के 11:55 पर वे लोग पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान गली में खड़े थे। रुद्र ने अपनी घड़ी देखी। प्रिंसिपल ने कहा था प्लेटफॉर्म नंबर 0, लेकिन यहां तो सिर्फ दीवार है। रिया ने अपनी जादुई दृष्टि का इस्तेमाल किया। रुद्र, वो दीवार, वो ठोस नहीं है, वो एक भ्रम है। रुद्र ने कहा, ठीक है विक्रम, तुम पहले जाओ, चेक करो। विक्रम: मैं क्यों? अगर मेरा सिर फूट गया तो? रुद्र ने विक्रम को धक्का दे दिया। विक्रम चिल्लाते हुए दीवार की तरफ गया। आ! और वो दीवार के आर पार चला गया, गायब। रुद्र: चलो, सुरक्षित है। वे सब दीवार के पार चले गए। अंदर का नजारा अद्भुत था। ये एक विशालकाय पुराना रेलवे स्टेशन था, लेकिन यहाँ इंसान नहीं बल्कि अजीबोगरीब जीव घूम रहे थे। कुली के 4 हाथ थे। चाय वाले हवा में तैरते हुए केतली से चाय डाल रहे थे। गरम चाय, जादुई चाय, पीने से नींद गायब, किस्मत वापस। सामने पटरी पर एक विशालकाय काली ट्रेन खड़ी थी। ये ट्रेन लोहे की नहीं बल्कि ड्रैगन की हड्डियों और काले स्टील से बनी लग रही थी। इसका इंजन एक राक्षस के सिर जैसा था और उसमें से हरे रंग का धुआं निकल रहा था। ये थी काल शताब्दी एक्सप्रेस। रुद्र और उसकी टीम ट्रेन के पास पहुंचे। दरवाजे पर एक टिकट कलेक्टर खड़ा था। वो एक यक्ष था। उसकी मूछें बहुत बड़ी थीं और उसने एक पुरानी बही खाता पकड़ी थी। आकाश ने आगे बढ़कर अपना प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड दिखाया। हम सबके लिए फर्स्ट क्लास एसी टिकट दीजिए। यक्ष हंसा। बालक, यहाँ पैसे नहीं चलते, यहाँ टिकट के बदले पुण्य या कीमती यादें देनी पड़ती हैं। आकाश: क्या यादें? मैं अपनी यादें नहीं दे सकता। रुद्र आगे आया। उसने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला, जो उसने पाताल लोक से उठाया था। अंकल, यादें तो नहीं है, लेकिन ये असुर लोक का पत्थर चलेगा, एंटीक पीस है। यक्ष ने पत्थर को परखा। दुर्लभ है। ठीक है, तुम सबको जनरल डिब्बे की टिकट मिलेगी, एसी फुल है। विक्रम रोने लगा। जनरल डिब्बा मतलब भीड़, पसीना। रुद्र ने उसे खींचा। चुपचाप चलो, ट्रेन छूट रही है। सीन: ट्रेन के अंदर। वे ट्रेन के अंदर चढ़ गए। बाहर से ये ट्रेन डरावनी थी, लेकिन अंदर से ये और भी अजीब थी। जनरल डिब्बे में तरह तरह के यात्री थे। एक सीट पर एक कंकाल बैठा अखबार पढ़ रहा था। दूसरी सीट पर एक मेंढक मानव मक्खियां पकड़ रहा था। ऊपर की बर्थ पर एक चुड़ैल अपने बाल संवार रही थी, जो उसके पैरों तक लंबे थे। रुद्र ने खाली कूपे देखा। चलो वहां बैठते हैं। लेकिन वहां पहले से एक बहुत बड़ा, मोटा और खूंखार दिखने वाला गबरू राक्षस बैठा था। उसने पूरी सीट घेर रखी थी। गबरू ने पैर फैला रखे थे। विक्रम ने डरते हुए कहा, भाई साहब, थोड़ी जगह मिलेगी? गबरू ने विक्रम को घूरा। भाग जा चूहे, ये पूरी सीट मेरी है। रुद्र को गुस्सा आ गया। उसे बैठना था क्योंकि उसकी जेब में नागेश सांप छटपटा रहा था। रुद्र गबरू के पास गया। सुनो पहलवान, टिकट हमारी भी है, पैर हटाओ। गबरू खड़ा हो गया। वो 7 फीट लंबा था। तू मुझे सिखाएगा? मैं पहाड़ तोड़ कबीले का सरदार हूं। गबरू ने रुद्र को मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया। रुद्र ने जम्हाई ली। उसने चुपके से अपनी उंगली से गबरू की बेल्ट पर इशारा किया। गुरुत्वाकर्षण 100 गुना। अचानक गबरू की पैंट की बेल्ट का वजन 1000 किलो हो गया। धड़ाम! गबरू का पजामा और वो खुद वजन के कारण धड़ाम से फर्श पर गिर पड़े। वो उठ ही नहीं पा रहा था। अरे मेरी कमर, ये क्या हुआ? रुद्र ने उसकी खाली सीट पर बैठकर खिड़की खोली। लगता है भाई साहब को जमीन पर सोने की आदत है। चलो दोस्तों, बैठ जाओ। ट्रेन ने सीटी बजाई। खूं! राक्षसी चीख जैसी सीटी। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की के बाहर नजारा बदलने लगा। पहले शहर दिखा, फिर जंगल और फिर अंतरिक्ष। ये ट्रेन जमीन पर नहीं बल्कि समय की धारा में चल रही थी। रिया ने रुद्र से पूछा, रुद्र, तुम्हें क्या लगता है दादाजी ने नक्शे में समय गुफा क्यों छुपाई थी? वहां क्या है? रुद्र ने खिड़की से बाहर तारे देखते हुए कहा, पता नहीं रिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये सफर आसान नहीं होगा। देखो, रुद्र ने सामने इशारा किया।
ट्रेन के गलियारे से एक चाय वाला आ रहा था। चाय चाय काल चाय। रुद्र की छठी इंद्री ने खतरा भांप लिया। उस चाय वाले की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी और उसकी केतली से भाप नहीं बल्कि बैंगनी धुआं निकल रहा था। रुद्र ने शेरू को मानसिक संदेश भेजा, शेरू सावधान, ये चाय वाला नहीं है, ये जहर वाला है, शायद छाया संघ का कोई नया हत्यारा। चाय वाला उनके पास आया। साहब स्पेशल चाय लेंगे? एक घूंट में स्वर्ग का नज़ारा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन पहले आप पीकर दिखाओ, मुझे डर है कि कहीं चीनी कम ना हो। चाय वाले का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें सांप जैसी पीली हो गईं। बहुत चतुर हो रुद्र, लेकिन इस ट्रेन से तुम जिंदा बाहर नहीं निकलोगे। चाय वाले ने केतली फेंकी। केतली हवा में फटी और उसमें से चाय नहीं बल्कि एसिड निकला। रुद्र ने तुरंत अपनी हवा की ढाल बनाई। ट्रेन के डिब्बे में भगदड़ मच गई। हमला, ट्रेन पर हमला। क्या रुद्र चलती ट्रेन में जो समय की रफ्तार से दौड़ रही है इस हत्यारे से लड़ पाएगा? और अगर ट्रेन पटरी से उतर गई तो वे किस समय यानी एरा में जाकर गिरेंगे? डायनासोर के जमाने में या भविष्य में? कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर रुकी थी। काल शताब्दी एक्सप्रेस समय की धारा में तूफान की रफ्तार से दौड़ रही थी और जनरल डिब्बे के अंदर एक चाय वाला, जो असल में एक हत्यारा था, ने रुद्र पर केतली फेंक दी थी। केतली हवा में फटी और उसमें से चाय नहीं बल्कि उबलता हुआ हरा एसिड, तेजाब निकला। मर जाओ, हत्यारा चिल्लाया। एसिड की बूंदें रुद्र, रिया और विक्रम की तरफ बढ़ीं। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी स्किन, मेरा फेशियल खराब हो जाएगा। रुद्र अपनी सीट पर बैठा रहा। उसने अपना बायां हाथ हल्का सा उठाया। वायु अवरोध, विंड बैरियर। हवा का एक अदृश्य गुब्बारा रुद्र और उसके दोस्तों के चारों तरफ बन गया। एसिड की बूंदें उस हवा की दीवार से टकराईं और छनन करके वहीं भाप बन गई। कुछ बूंदें नीचे गिरकर फर्श को जलाकर छेद कर गईं। रुद्र ने हत्यारे को देखा। भाई साहब, चाय में चीनी कम और तेजाब ज्यादा था, सर्विस बहुत खराब है आपकी। हत्यारे का चेहरा पिघलने लगा, अपना असली रूप दिखाने के लिए। वो एक चिपचिपा हरे रंग का स्लाइम राक्षस बन गया। मैं एसिड असुर हूं, मैं लोहे को भी पिघला सकता हूं। उसने अपने शरीर से एसिड के फव्वारे छोड़ने शुरू कर दिए। पूरे डिब्बे में भगदड़ मच गई। कंकाल यात्री अपनी हड्डियां समेटकर भागने लगा। चुड़ैल अपने बाल पकड़कर चिल्ला रही थी। रुद्र ने देखा कि जगह बहुत कम है। अगर उसने ज्यादा ताकत लगाई तो ट्रेन समय के भंवर टाइम वॉर्टेक्स में टूट जाएगी। रुद्र ने अपनी जेब थपथपाई। टिंगू, लंच टाइम। रुद्र ने टिंगू, 3 सिर वाला पिल्ला को हवा में उछाला। टिंगू, जो एक नरक शिकारी था, उसे गर्मी और जहरीली चीजें पसंद थीं। टिंगू ने हवा में ही अपना मुंह खोला, तीनों मुंह। उसने एसिड की बौछार को पीना शुरू कर दिया। गप गप गप। एसिड असुर हैरान रह गया। ये क्या जानवर है, मेरा जहर पी रहा है। टिंगू ने सारा एसिड पी लिया और एक जोरदार डकार ली जिससे हरे रंग का धुआं निकला। फिर टिंगू दौड़कर असुर के पैर पर काट लिया। कट। आह! असुर दर्द से चिल्लाया। रुद्र ने अपनी जगह से उठे बिना अपने जंग लगे सरिये को पैर से ठोकर मारी। सरिया फिसलता हुआ गया और असुर के पैरों से टकराया। असुर का संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़ा। रुद्र ने आकाश से कहा, आकाश, तुम्हारे पास कोई महंगा टेप है? इसे बांधना है। आकाश ने अपनी जेब से हीरे की जंजीर निकाली। ये लो, शुद्ध हीरे की है। रुद्र ने नागेश सांप की मदद से उस असुर को हीरे की जंजीर से बांधकर सीट के नीचे ठूस दिया। चलो, मामला रफा दफा, रुद्र ने कहा। लेकिन असुर हंस रहा था। तुम मुझे पकड़ सकते हो लेकिन ट्रेन को नहीं बचा सकते। मैंने इंजन में टाइम बम लगा दिया है। रुद्र की आंखें फैल गईं। टाइम बम? तभी ट्रेन के इंजन से एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! ट्रेन के परखच्चे उड़ गए। इंजन अलग हो गया और डिब्बे पटरी से उतर गए। चूंकि वे समय की धारा में थे, पटरी टूटने का मतलब था समय से बाहर गिरना। डिब्बा गोल गोल घूमने लगा। पकड़ के बैठो, रिया चिल्लाई। रुद्र ने सबसे पहले अपने अक्षय फ्रिज को कसकर गले लगा लिया। फ्रिज को कुछ नहीं होना चाहिए। डिब्बा एक बैंगनी रंग के भंवर से गिरकर एक सफेद रोशनी में चला गया। सूं। सीन, प्रागैतिहासिक जंगल। धमाका, धड़ाम, क्रैश। ट्रेन का डिब्बा एक घने जंगल में गिरा। पेड़ टूट गए, जमीन में गड्ढा बन गया। धूल का गुबार उठा। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर मलबे के बीच से रुद्र का हाथ बाहर निकला। रुद्र ने लोहे की चादर हटाई और बाहर आया। उसने अपना फ्रिज चेक किया। शुक्र है स्क्रैच नहीं आया। धीरे धीरे बाकी सब भी बाहर निकले। रिया, जोरावर, आकाश और नागेश। विक्रम एक झाड़ी में उल्टा लटका हुआ था। मैं जिंदा हूं।
रुद्र ने चारों तरफ देखा। ये जंगल सामान्य नहीं था। पेड़ गगनचुंबी इमारतों जितने ऊंचे थे, पत्ते हाथी के कान जितने बड़े थे, और हवा में अजीब सी हुंकार गूंज रही थी। रिया ने अपना जादुई जीपीएस चेक किया। रुद्र, जीपीएस काम नहीं कर रहा। लिखा आ रहा है नेटवर्क नॉट फाउंड, एरा 6.5 मिलियन बीसी। विक्रम झाड़ी से गिरा। 6 करोड़ साल पहले, मतलब डायनासोर का जमाना। तभी जमीन हिलने लगी। धम धम धम। पानी के गड्ढे में कंपन होने लगा, जुरासिक पार्क स्टाइल में। झाड़ियों के पीछे से एक विशालकाय सिर बाहर निकला, 2 पीली आंखें और रेजर जैसे नुकीले दांत। ये एक टी-रेक्स था और वो बहुत भूखा लग रहा था। टी-रेक्स ने दहाड़ लगाई। रॉर। उसकी दहाड़ से विक्रम के बाल पीछे उड़ गए। आकाश, अमीर लड़का, ने अपना चेकबुक निकाला। रुको, मैं इसे खरीद लूंगा, ये मेरे चिड़ियाघर के लिए परफेक्ट है। ओए डायनासोर, कितना लोगे? 100 करोड़? 500 करोड़? टी-रेक्स ने आकाश को देखा। उसे लगा ये कोई रंगीन मिठाई है। टी-रेक्स ने अपना बड़ा मुंह खोला आकाश को खाने के लिए। रुद्र बीच में आ गया। रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुक जाओ छोटे, बिग गाय। टी-रेक्स रुका नहीं, वो रुद्र को निगलने ही वाला था। रुद्र ने अपनी अमर शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपना अक्षय फ्रिज खोला। फ्रिज में से ठंडी भाप निकली और तंदूरी चिकन की खुशबू आई। रुद्र ने फ्रिज के अंदर से एक विशालकाय मांस का टुकड़ा, जायंट मीट लेग, निकाला। भूख लगी है ना? ये लो। रुद्र ने वो मांस का टुकड़ा हवा में उछाला। टी-रेक्स ने उसे हवा में लपक लिया। गप। उसने चबाया, उसकी आंखें चमक गईं। उसने आज तक इतना स्वादिष्ट मसालेदार खाना नहीं खाया था। टी-रेक्स ने रुद्र को देखा। अब उसकी नजरों में भूख नहीं, प्यार था। वो एक पालतू कुत्ते की तरह अपनी विशाल पूंछ हिलाने लगा और रुद्र के सामने अपना सिर झुका दिया। रुद्र ने टी-रेक्स की नाक पर हाथ फेरा। अच्छा बच्चा, आज से तुम्हारा नाम है कल्लू। विक्रम बेहोश होने वाला था। रुद्र ने डायनासोर को पालतू बना लिया, एक चिकन लेग से। रुद्र टी-रेक्स की पीठ पर चढ़ गया। आ जाओ दोस्तों, हमारी नई सवारी तैयार है, कल्लू एक्सप्रेस। ये हमें समय गुफा तक ले जाएगा। वे सब डरते डरते डायनासोर की पीठ पर चढ़ गए। कल्लू जंगल में दौड़ने लगा। रुद्र ऊपर बैठा नूडल्स खा रहा था। वाह, क्या नज़ारा है, हवा कितनी ताज़ा है। लेकिन ये जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं था। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक अजीब सी संरचना दिखाई दी। पहाड़ की चोटी पर एक मेटल पिरामिड बना हुआ था। ये डायनासोर के ज़माने की चीज़ नहीं थी, ये बहुत ही भविष्यवादी लग रहा था। रिया ने दूरबीन से देखा। रुद्र, उस पिरामिड पर एक झंडा लगा है और उस झंडे पर विज्ञान तंत्र डॉक्टर एक्स का निशान है। रुद्र ने नूडल्स खाना बंद कर दिया। डॉक्टर एक्स, वो यहाँ क्या कर रहे हैं और वो पास्ट में कैसे आए? तभी नागेश ने सूंघा। स्वामी, मुझे वहाँ से समय ऊर्जा की गंध आ रही है। लगता है उन्होंने यहीं अपना बेस बनाया है और वो इतिहास बदल रहे हैं। रुद्र ने कल्लू को उस दिशा में मोड़ा। चलो कल्लू, पिरामिड की तरफ। लगता है डॉक्टर एक्स को फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वे पिरामिड के पास पहुंचे, वहां से रोबोटिक रैप्टर्स की एक फौज निकली। ये डायनासोर थे, लेकिन इनके शरीर पर मशीनें लगी थीं और आंखों में लेजर थी। घुसपैठियों, मार डालो, मशीनी आवाज गूंजी। अब मुकाबला था रुद्र और उसका देसी टी-रेक्स कल्लू वर्सेस डॉक्टर एक्स के रोबोटिक डायनासोर। क्या प्रागैतिहासिक जंगल में लेजर युद्ध होगा और क्या रुद्र इतिहास को बदलने से रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अमर राजा की साधारण जिंदगी का अगला एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ।